Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about some major articles. फर्स्ट आर्टिकल में हम स्नो लेपर्ड सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल में इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल सरल के बारे में रहेगा. फोर्थ आर्टिकल प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान्स जो 15 साल के अपने पीक पे पहुंचे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में सर क्रीक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझते हैं. देखिए, अभी हुआ ये है कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड्स के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया जहां पर यूज़ किया गया कैमरा ट्रैप्स को. अब इसमें हमें 44 यूनिक लेपर्ड्स की डिटेक्शन देखने को मिली, जिससे हमें ये पता लगा कि कहीं ना कहीं जो डेंसिटी है 0.6 से लेके 0.53 पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलती है इन स्नो लेपर्ड्स की, जो कि स्पीति में सबसे ज़्यादा है, देन पिन वैली एंड अपर किन्नौर में. अगर देखा जाए तो इसके अलावा ये आउटसाइड इनके प्रोटेक्टेड एरिया में भी देखने को मिले, जैसे केबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाकी ऐसे ही कई और एरिया. अब यहाँ पे हमने कुछ और स्पीशीज़ को भी रिकॉर्ड किया है, जैसे पलास कैट पहली बार किन्नौर में हमें देखने को मिली. वुली फ्लाइंग स्क्विरल एक बार फिर से रीडिस्कवर करी गई है इस एरिया में. हिमालयन वुल्फ, इबिक्स, मस्क डियर, रेड फॉक्स एंड ब्राउन बियर, इनके बारे में भी डाटा बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा. मोर ओवर यहाँ पर ये पहली ऐसी स्टेट है जिसने 2 बार आपके स्नो लेपर्ड्स के सर्वे को कंडक्ट किया है. वैसे स्नो लेपर्ड्स आपके 12 से ज़्यादा 12 देशों में देखने को मिलते हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया आता है. इंडिया में ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं. इनके नेचर की वजह से, क्योंकि ये आइसोलेट होके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है. अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के. IUCN की वर्नेबल कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के शेड्यूल 1 में आते हैं. मोर देन 4000 से 5000 के बीच में ये इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं. वैसे ये कोल्ड, एरिड एंड रग्ड माउंटेन एरिया में आपको देखने को मिल जाते हैं. एपिक्स प्रेडेटर हैं जो कि हर्बीवोरस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की. ये आर्टिकल है इलेक्ट्रोलाइजर्स के बारे में, जिससे हम हाइड्रोजन जनरेट करते हैं. कहा जा रहा है कि चाइना प्रोड्यूस कर रहा है अभी 36 मिलियन टन हाइड्रोजन को, और इसमें से 50% आपकी ये ग्लोबल इन आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन की है. मतलब 1,20,000 टन ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि दुनिया का आधा हिस्सा है. मतलब जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल की मार्केट को इन्होंने डोमिनेट किया था, चाइना आपकी तैयारी में है. जहां पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर की, तो ये 85% कर रहे हैं हाल फिलहाल में. अब इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या है? देखिए, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हम वाटर को डिसइंटीग्रेट करते हैं. मतलब जो वाटर है इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं. तो जहां पर कैथोड पे आपका हाइड्रोजन आता है, एनोड पे आपका ऑक्सीजन आता है. तो जब करंट पास किया जाता है, ये बॉन्ड टूटता है आपका, और टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जाता है. अब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है. अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं. अल्काइल जो है ये चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड अल्काइल का यूज़ किया जाता है KOH और NaOH का एज अ इलेक्ट्रोलाइजर. यहाँ पे फोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर भी है. यहाँ पर सॉलिड पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइजर के तौर पे. एंड अभी इमर्जिंग इलेक्ट्रोलाइजर भी है जिसमें सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड आयन एक्सचेंज का मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब 3 डिफरेंट तरीके हैं जिससे ये इलेक्ट्रोलाइजर आपके बनते हैं. इसमें बेस्ड अपॉन क्या इलेक्ट्रोलाइजर आप यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे से डिवाइड किया जाता है. अब बात यहाँ पे ये आती है कि देखो, चाइना ने सोलर मार्केट को कैसे कैप्चर किया था, सब्सिडीज देके, रॉ मटेरियल को कंट्रोल करके एंड सप्लाई चेन को कंट्रोल करके. साथ के साथ इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे पुश किया था, एंड एग्रेसिव प्राइसिंग के थ्रू इन्होंने ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस अपनी मेंटेन की. अब ऐसा ही आपको हाइड्रोजन के केस में देखने को मिलता है. अब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीकार्बनाइजेशन अगर आपको करनी है तो स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल, इन सभी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ रहेगा. एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिक्लाइन कर सकते हो.
अभी इंडिया के अलावा यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान जैसी कंट्री भी इसको पुश कर रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल मिलना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि इरिडियम, प्लैटिनियम, टाइटेनियम ये बहुत रेयरली आपको मिलते हैं एंड चाइना इसकी सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म की बात की जाए तो ये फोटोवोल्टिक सेल की तरह नहीं है जहाँ पर सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर कर रही थी। यहाँ पर ये एक स्ट्रैटेजिक, आप ये कह सकते हो कि लाइक प्रोजेक्ट की तरह इसे लेके चलते हैं, जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। अब बात करते हैं सरल पोर्टल की। अब सरल क्या है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च, एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसमें हम कर क्या रहे हैं? रिसर्चर्स बहुत बार बहुत सारे पेपर पब्लिश करते हैं एंड आप और हम जैसे लोगों के लिए वो समझना मुश्किल होता है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अभी क्या किया है, रिसर्च को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए उसकी सिंप्लीफाइड समरीज निकालने की बात की है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पेपर्स को इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में चेंज किया जाएगा, चाहे वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर्स या प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, ताकि लोगों को इसके बारे में समझ आ सके। तो यहाँ पे आप इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल बनाएंगे साइंस को। आप कोशिश करेंगे कि साइंस कम्युनिकेशन को और बेटर करें, जिससे लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज हो, लिटरेसी इंक्रीज हो एंड ट्रस्ट इंक्रीज हो रिसर्च के ऊपर। हम इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, जहाँ पर स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे उन रिसर्च को समझने के लिए। पॉलिसी में भी अगर हम बात करें तो इंडिया का R&D इकोसिस्टम को हम यहाँ पर और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिंगल विंडो एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। एंड कहीं ना कहीं ये ग्लोबल स्टैंडिंग में इंडिया की पोजीशन और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जहाँ पर AI ड्रिवन साइंटिफिक कम्युनिकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान। अब देखिए, अभी रिसेंटली एक डाटा पब्लिश किया गया अप्रैल से लेके सितंबर 2025 के लिए। ये डाटा पब्लिश किया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। अब इन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है अभी हाल फिलहाल के लिए सेंटर और स्टेट की 15 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास रही। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0.6 लाख करोड़ के आसपास रही है, 5 ईयर के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे एंड लगातार तीसरे साल इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे FDI इंक्रीज हो रही है, बट ये कहीं ना कहीं उसके विपरीत है। अगर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल स्पेंडिंग हमारी जो 9 लाख करोड़ की होनी है प्रोजेक्ट्स में, उसमें से 9.35 लाख करोड़ रुपीस प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ रहे हैं, जो कि 15 साल में सबसे हाईएस्ट है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि इससे ये बात तो सही है कि प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ग्रोथ में कहीं ना कहीं विश्वास है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की वजह से डिमांड और ज़्यादा रोबस्ट होती जा रही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे एक शक है। पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, रेगुलेटरी कुछ हर्डल्स हैं, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट है, खासकर US की पॉलिसी का। तो यहाँ पे हमें उसके ऊपर वर्क करना होगा। एंड गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश हो, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि जितना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा उतना ही बढ़िया आपका बिजनेस रन होगा। आइए अब बात करते हैं प्लेसेस न्यूज़ की, जहाँ पर हम सर क्रीक की बात करेंगे। ये एक वाटर बॉडी है जो कि आपको यहाँ पर अरेबियन सी में देखने को मिलती है। गुजरात का ये रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, ये आपका कोरी क्रीक है। इसके जस्ट आप थोड़ा सा नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये आपको सर क्रीक देखने को मिलती है। अब ये जो वाटर बॉडी है, इसको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि 1914 में जो रूलर थे कच्छ के, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था। मतलब ब्रिटिशर्स, आप ये कह सकते हो कि उनके बिहाफ पे, रूलर ऑफ कच्छ के बिहाफ पे यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एग्रीमेंट करने गई थी। दूसरी तरफ सिंध जो था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आती है, तो ये दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे इसको डिवाइड कैसे करना है इसके बारे में बात की गई थी। इंडिया कहते हैं कि भाई देखो, इंटरनेशनली थ्वे प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, तो इसी को हम फॉलो करें, जहाँ पर मिड चैनल के ऊपर हम इसे डिवाइड करें। बट अभी फिलहाल पाकिस्तान ये कहते हैं कि भाई नहीं,
ये तो ईस्टर्न बैंक के ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा ये सर क्रीक वाला पार्ट हमारा है। अब यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट मरीन टाइम रूट है कराची वाला, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान इस रूट को छोड़ना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत बारी हमें ये देखने को मिलता है फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड अभी अगर हम बात करें तो टेरिटोरियल क्लेम आपके अनसेटल्ड है और दोनों ही कंट्री इसको क्लेम करते हैं। अब यहाँ पे इंडिया ने एक वार्निंग दी है विजयदशमी के दिन पे कि भैया आप इस चीज़ के जो यहाँ पर डिस्प्यूट है इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो, मतलब यहाँ पे आप अग्रेशन मत दिखाओ पाकिस्तान वालों, अदरवाइज एक आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा जहाँ पर आपका भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए जाएंगे। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। मंडे मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।